अजीज़ तलबा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का तारुफ किया था और हमने लाइफ को भी मजहबी स्कॉलर्स और फिलासफर्स के इल्म की रोशनी में डिफ़ाइन किया था। लाइफ साइंसेस की तरफ से अगरचे लाइफ की बहुत सारी तारीफ़ें दी गई हैं, लेकिन ये तारीफ़ें तमाम जानदारों पर एप्लीकेबल नहीं हैं। तो इसलिए लाइफ साइंसेस के लिए या बायोलॉजी के लिए जो लाइफ है इसको डिफ़ाइन करना डिफ़िकल्ट है। लास्ट टाइम मैंने जो एग्जांपल ली थी वो ये है कि अगर हार्ट बीट ज़िंदगी है तो फिर बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जिनमें ना तो हार्ट है और ना ही हार्ट बीट है, लेकिन इसके बावजूद वो जानदारों की लिस्ट में आते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट में आते हैं। तो इसलिए बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए लाइफ को डिफाइन करना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। फर्दर हमने जानदारों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और जानदारों की टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें हमने प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। अब सबसे पहले सवाल ये है कि बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया जाता है। देखिए, बायोलॉजी एक बहुत बड़ा इल्म है, इसमें तमाम जानदारों के तमाम फीचर्स पर बात की जाती है। तो देयर आर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस। तो एक आसान मुताले के लिए इसको कैटेगराइज किए बगैर समझना मुश्किल है। तो मुताले में सहूलत के लिए, ठीक है, कन्वीनियंट स्टडी के लिए इसको ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, आइए हम उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक स्पर्म और एक एग जब मिलते हैं तो जायगोट बनता है और जायगोट फर्दर एक मुकम्मल जानदार में, बेबी में डेवलप होता है, ठीक है। उसमें जो जो तब्दीलियां आती हैं, ठीक है, उन तमाम तब्दीलियों को हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करने वाली बायोलॉजी की ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। इसी तरह दूसरी ब्रांच है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। जानदारों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करना, उनको जानना, ठीक है। दिस इज नोन एज द फिजियोलॉजी। मिसाल के तौर पर फेफड़ों की बात करें, ठीक है, ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं, तो इनका काम है सांस लेने में मदद देना। इसी तरह मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं, दूसरे जानदारों में भी पाए जाते हैं, ठीक है, उनका काम होता है हार्मोन बनाना, ठीक है। हार्मोन्स खास किस्म की रतूबतें होती हैं, सेक्रीशंस होती हैं, ठीक है, जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है, और ये वेसल्स में, ठीक है, मुख्तलिफ फ्लूइड्स को, जिस तरह के ब्लड एक फ्लूइड है, ठीक है, उसको पंप करता है, ठीक है, इस तरह ट्रांसपोर्ट करवाता है हार्ट, ठीक है, जानदारों की बॉडी के अंदर। इसी तरह अजीज तलबा, नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, ठीक है, जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और उनकी मॉर्फ को स्टडी करना, ठीक है, दिस इज नोन एज द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में अगर स्ट्रक्चर्स होंगे बॉडी के बाहर वाले, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी देन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। और अगर अजीज तलबा स्ट्रक्चर्स होंगे बॉडी के अंदर, यानी इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, तो देन इसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी भी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स को स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। फॉसिल्स क्या हैं? माजी में पाए जाने वाले जानदार जो मरने के बाद जमीन की तहों के नीचे दब जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ खोदने से या कुदरती तौर पे किसी तरीके से वो निकल आए, ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट
उन फॉसिल्स को जो है ना स्टडी करते हैं, ठीक है, उनकी एज का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, और इस तरह उन फॉसिल्स से उन जानदारों के वजूद का अंदाजा लगाया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज को स्टडी करना, दिस इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। टिश्यूज क्या है? टिश्यू मोस्टली सिमिलर सेल्स के ग्रुप्स होते हैं और समटाइम डिफरेंट सेल्स के ग्रुप्स भी होते हैं। और ये सेल्स क्यों अपने आप को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करते हैं? ताकि ये सेम या ये मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। एक टिश्यू का जो है ना वो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर बोन एक टिश्यू है, तो इसका काम होता है मूवमेंट पैदा करवाना या सपोर्ट पैदा करवाना। इसी तरह ब्लड एक टिश्यू है, ठीक है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। एडिपोज भी एक टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू होते हैं, इनकी बॉडी, इनका काम होता है बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाना, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो जानदारों में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स में भी डिफरेंट टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। अजीज तलबा, नेक्स्ट है एवोल्यूशन। ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है। एवोल्यूशन क्या है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जानदार अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है, और माजी के जानदारों से, ठीक है, फर्दर फ्यूचर में बनने वाले जानदार जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है जानदारों के चेंज होने का, ठीक है, और सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने का, दिस इज नोन एज द एवोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह जेनेटिक्स जो है ना ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें जो है ना वो जीन्स और इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है, ठीक है। जीन्स क्या है? दीज आर द स्मॉलर पीसेस ऑफ द डीएनए, ठीक है, एंड कंट्रोल ईच जीन कंट्रोल अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, ठीक है। और इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? खसूसियात का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होना, यानी वालिदैन से औलाद में खसूसियात का मुंतकिल होना, ठीक है। और ये खसूसियात डीएनए कंट्रोल करता है, ठीक है। इन खसूसियात के ट्रांसमिट होने को या मुंतकिल होने को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी तरह अजीज तलबा एक ब्रांच है जू जियोग्राफी, ठीक है। ये ब्रांच जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन नेचर को स्टडी करती है, यानी जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से पौधों की और जानवरों की या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, कोई नई स्पीशीज, कोई नई जो है ना वो इकसाम मिलती हैं, ठीक है, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने वाली बायोलॉजी की ब्रांच जू जियोग्राफी कहलाती है। मसलन पटसन प्लांट बांग्लादेश में पाया जाता है, ठीक है। बुफेलो जो है ना ये अरब ममालिक में नहीं पाया जाता, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्रीज से मुख्तलिफ जानवर और प्लांट्स जो है ना वो एक दूसरे मतलब गवर्नमेंट्स जो हैं वो इन प्लांट्स को और एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करवाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर चाइना से फिशेस की कुछ जो है ना वो टाइप्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग और हुकूमतें जो है वो जानदारों को एक दूसरे के पास जो है ना वो भेज की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ये जू जियोग्राफी में पाई जाती है। इसी तरह अजीज तलबा फर्दर कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिनमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ठीक है। दिस ब्रांच डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर of organisms, cells and organelles in terms of molecular biology, यानी जानदारों के सेल्स और उन सेल्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर स्टडी करना मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सेल्स के अंदर पाई जाने वाली मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स। अगर हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करें
तो हम इसके मॉलिक्यूल्स को देखें तो इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है ना वो ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है, ग्रुपिंग किए हुए हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल चिकनाई के मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड्स की एक खास टाइप होती है, ठीक है। फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का एक हेड होता है और उसकी एक टेल होती है, ठीक है। तो हेड जो होता है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है और टेल जो होती है वो वाटर रिपेलिंग होती है। इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अपने हेड्स को मिलाकर एक लेयर बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह एक दूसरी लेयर बनती है, ठीक है। टेल्स वाली साइड एक साइड पे होती हैं, ठीक है, और हेड्स वाली साइड दूसरी साइड पे होती हैं। इस तरह दो लेयर्स इन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, और इस तरह से मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है ना वो एम्बेडेड होते हैं, ढंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें कि हम जो है ना डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह सेल के अंदर पाए जाने वाले दूसरे ऑर्गेनेलिज भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अरेंज होने से और उनके ऑर्गेनाइज होने से बनते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनेलिज को, ठीक है, मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करना, दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इसी तरह एंजाइम्स, ठीक है, ये सारी बातें भी जो है ना वो इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में वी स्टडी रिलेशंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ स्पीशीज टू देयर एनवायरनमेंट, यानी स्पीशीज के रिलेशंस और उनके इंटरेक्शंस जो उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट या ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ बने हुए हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि व्हाट आर रिलेशंस, ठीक है, एंड व्हाट आर इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन क्या है? सपोज वी इनहेल ऑक्सीजन इन आवर लंग्स, दिस इज आवर इंटरेक्शन। हम खाना खाते हैं, दिस इज आवर इंटरेक्शन। एक चीता एक हिरनी को किल करके खा जाता है, ये इसका इंटरेक्शन है। ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डू देयर फोटोसिंथेसिस, ये इन पौधों का अपने एनवायरनमेंट के साथ गोया इंटरेक्शन। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरेक्शंस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरेक्शंस और ये रिलेशंस मिलकर एक कम्युनिटी में या एक इकोसिस्टम में एक बैलेंस को कायम करते हैं और उस बैलेंस का तमाम स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है। तो इस बैलेंस को हम इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है अजीज तलबा माइक्रोबायोलॉजी। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी किए जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, ठीक है, एटसेट्रा। इसी तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, पोन्ड्स एटसेट्रा। यानी फ्रेश वाटर बॉडीज जो हैं, यानी रिवर, पोन्ड, स्ट्रीम, ठीक है, इनको फ्रेश वाटर बॉडीज कहते हैं ना। इनमें पाए जाने वाले पानी में जानदारों की जो इकसाम या जो स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है, इनको स्टडी करना, ठीक है, दिस इज नोन एज द फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाने वाला जो वाटर होता है, ठीक है, उसके फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी किया जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स क्या हैं? फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स में वाटर के फिजिकल पैरामीटर्स भी आते हैं और केमिकल पैरामीटर्स भी आते हैं। फिजिकल पैरामीटर में वाटर का टेम्परेचर आता है,
और वाटर की टर्बाइडिटी आती है। टर्बाइडिटी क्या है? पानी का गदलापन, यानी पानी अगर क्लियर और साफ मौजूद होगा, ठीक है, और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर दी जाएं, यानी बाहर से कुछ सब्सटेंसेस उसमें ऐड कर दिए जाएं, सॉइल है या कुछ दूसरी चीजें, तो फिर इस तरह उसकी क्लैरिटी में कमी आ जाएगी, ठीक है, गोया वो पानी टर्बेड हो गया है, ठीक है। तो इस खसूसियत को टर्बाइडिटी कहते हैं। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज में उस वाटर की पीएच आ जाएगी, ठीक है, और उसमें डिफरेंट केमिकल्स का पाया जाना, लाइक ऑक्सीजन जो उसमें डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है वो उसमें आ सकती है, ठीक है। तो दीज आर द केमिकल पैरामीटर्स। इसी तरह मैरीन बायोलॉजी है, स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन सीज एंड ओशंस, यानी जो मैरीन वाटर बॉडीज हैं, सीज एंड ओशन दो उसमें आते हैं, ठीक है, उनमें जो लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, ठीक है, उन लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करना, दिस इज मैरीन बायोलॉजी। यहां पर इस तरह ये बात भी हमें जाननी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन कम हो, और मैरीन वाटर वो वाटर होता है जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो नदी नालों का पानी, दरियाओं का पानी, ठीक है, इस पानी को हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जबकि समंदर का पानी जो है ये मैरीन वाटर होता है। तो मैरीन वाटर में पाई जाने वाली लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने वाली बायोलॉजी की ब्रांच मैरीन बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है, और फ्रेश वाटर बॉडीज में पाई जाने वाली लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने वाली बायोलॉजी की ब्रांच को फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, पैरासाइटोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसमें होस्ट और पैरासाइट के इंटरेक्शंस को स्टडी किया जाता है। नाउ वी शुड नो व्हाट इज पैरासाइट एंड व्हाट इज होस्ट। तो सबसे पहले पैरासाइट। पैरासाइट एक डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, यानी एक ऐसा जानदार जो किसी दूसरे जानदार की बॉडी के अंदर रहे, उससे प्रोटेक्शन गेन करे, उससे शेल्टर गेन करे, और बदले में उसमें डिजीज काज करे, उसमें हार्म्स पैदा करे, ऐसा जानदार पैरासाइट कहलाता है। मिसाल के तौर पर मॉस्किटो मच्छर की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम रहता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ है, ठीक है, और मच्छर के जरिए ये ह्यूमंस में मुंतकिल होता है, और ह्यूमंस में ये प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम गोया पैरासाइट है, ठीक है। मॉस्किटो और ह्यूमन प्लाज्मोडियम के दोनों होस्ट हैं। मॉस्किटो और ह्यूमन प्लाज्मोडियम के होस्ट हैं, और प्लाज्मोडियम इन दोनों का पैरासाइट है। ह्यूमन में चूंकि डिजीज काज कर रहा है इसलिए इसका पैरासाइट है, और इसकी वजह से काज होने वाली डिजीज कौन सी है? वो मलेरिया है, जो कि सर्दी के साथ होने वाला बुखार होता है। इसी तरह अजीज तलबा, होस्ट क्या होता है? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर पैरासाइट रहता है, उस जानदार को हम होस्ट कहते हैं। जिस तरह ह्यूमंस के बारे में हमने बात की कि ह्यूमंस प्लाज्मोडियम के लिए होस्ट हैं, तो पैरासाइट और होस्ट का जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में होस्ट में जो है ना हार्म्स पैदा होंगे, यानी डिजीजेस पैदा होंगी। तो दिस इज नॉन एज द पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट के ट्रांसमिशन के तरीके भी पढ़े जाते हैं। पैरासाइट यानी डिजीज काजिंग एजेंट की बॉडी का स्ट्रक्चर भी पढ़ा जाता है, और उसकी लाइफ हिस्ट्री भी जो है ना वो स्टडी की जाती है। इसी तरह ह्यूमन बायोलॉजी है। ह्यूमन बायोलॉजी जो है, दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। इसमें तमाम जो है ना वो फीचर्स ह्यूमंस के रिलेटेड होते हैं जिनको पढ़ा जाता है, मसलन ह्यूमन मॉर्फोलॉजी,
human anatomy, human physiology, etc. Next, we have to study social biology. Social biology is the study of social behavior and communal life of humans. यानी बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम जानदारों के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं और ह्यूमंस की कम्युनल लाइफ को स्टडी करते हैं. नाउ व्हाट इज सोशल बिहेवियर? इसकी हम एक एग्जांपल से वजाहत करते हैं. मिसाल के तौर पर हनी बी एक इंसेक्ट होता है. हनी बी में जितनी भी मक्खियां होती हैं जो एक छत्ते पे रहती हैं, तो उन मक्खियों के 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं. एक ग्रुप को वर्कर का नाम दिया जाता है, दूसरे ग्रुप को सोल्जर्स का नाम दिया जाता है और तीसरा ग्रुप क्वींस फ्लाइज कहलाती हैं. तो वर्कर मक्खियां जो होती हैं उनका काम होता है फूलों से रस चूसना, नेक्टर तलाश करना. इसी तरह उस रस को फिर उन्होंने हाइव में यानी छत्ते पर मुंतकिल करना होता है. और जो सोल्जर फ्लाइज होती हैं उनका काम होता है कि उस हाइव को प्रीडेटर्स से, माहौल में पाए जाने वाले दूसरे नुकसानदेह जानदारों से उस हाइव को बचाना, उसकी सफाई करना और फर्दर क्वींस के पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं यानी जो छोटी मक्खियां होती हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करना, ठीक है, उनका ख्याल करना, उनकी नर्सिंग करना. दिस इज द वर्क ऑफ सोल्जर फ्लाइज. इसी तरह क्वींस फ्लाइज जो होती हैं उनका काम होता है रिप्रोडक्शन करके बच्चे पैदा करना. तो ये एक सोशल इंसेक्ट है जो कि इस मतलब शहर बनाने में, ठीक है, और अपनी जो है ना स्पीशी को मेंटेन करने में इसमें जितने भी काम हैं, ठीक है, वो कैटेगराइज कर दिए गए हैं, ठीक है, और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की झलक नजर आ रही है इस एग्जाम्पल से, ठीक है. तो ये जो इंसेक्ट है ये सोशल इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट का ये बिहेवियर जो है ये सोशल बिहेवियर है, ठीक है. इसी तरह माहौल में जानदार मिलकर रहते हैं, ठीक है, और जो है ना वो एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए जो है ना वो एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, या एज ए होल अपने ग्रुप की सर्वाइवल के लिए एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है. दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सोशल बिहेवियर, ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट कम्युनल लाइफ? कम्युनल लाइफ जो है ये कम्युनल लाइफ का मतलब होता है ग्रोही जिंदगी. मिसाल के तौर पर माहौल में कभी आपने जानदारों का ऐसा ग्रुप देखा हो जिसमें वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं. जिस तरह हम इंसान एक दूसरे की खिदमत करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है, बिला किसी मकसद के, ठीक है. तो ये जो एक कम्युनिटी की जिंदगी होती है, ठीक है, जिसमें दूसरों के बेनिफिट्स के लिए भी काम किया जाता है, ठीक है, और उन बेनिफिट्स में जो है ना वो मजमूई जो है ना जो एक फायदा होता है, ठीक है, उसको मलहूज़े खातिर रखा जाता है, उसको मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है. तो दिस इज इस तरह से फिर कम्युनिटी कायम होती है, ठीक है. तो कम्युनिटी की जो जिंदगी होती है दिस इज नोन एज द कम्युनल लाइफ, ठीक है. इसमें एक बात जो है ना वो काबिल गौर है कि कम्युनिटी में जो है ना क्राइम्स नहीं होने चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी तखरीबकारियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है. कम्युनिटी जो है ना वो इस तरह के प्रॉब्लम्स से जो है ना वो पाक होनी चाहिए, ठीक है. तो देन ट्रू मीनिंग्स में ऐसा ग्रुप जो होगा वो कम्युनिटी होगा, ठीक है. और कम्युनिटी की जिंदगी में कम्युनिटी में जो जानदार रह रहे होंगे, ठीक है, गोया वो कम्युनल लाइफ गुजार रहे होंगे. नाउ वी हैव टू नो बायोटेक्नोलॉजी.
This is the use of organisms, their systems or processes in manufacturing useful products for humans also. यानी इंसान के फायदे के लिए ऑर्गेनिजम्स को यूज करना, उनकी बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस और सिस्टम्स को यूज करना, ठीक है, और उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना, ठीक है, जो ह्यूमंस के लिए भी फायदेमंद हों, ठीक है। दिस इज नॉन एज द बायोटेक्नोलॉजी। तो अजीज तलबा, ये हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस, ठीक है, जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।